हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह आज आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लेके हाजिर हूँ। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट। और साथ में इसके अंदर हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम में इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं। तो हम इसके लिए आपके लिए एक आसान ट्रिक लेके आए हैं। उस ट्रिक की मदद से आपको ये बड़े आसानी से समझ में आएगा, परमानेंट आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की प्रकृति के बारे में, और ये विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो देखो, प्रकाश की प्रकृति के बारे में बात करें तो प्रकाश सभी को पता ही है। प्रकाश का जो हमारा जो प्राकृतिक जो स्रोत है, सबसे बड़ा प्राकृतिक जो स्रोत है वो कौन है, हमको पता ही है, वो सूर्य है। सूर्य से चलने वाली जो किरणें हैं वो एक बहुत ही तीव्र स्पीड से, प्रकाश की जो चाल है वो लगभग निर्वात के अंदर मैं बात करूं, निर्वात जहाँ हवा नहीं होती है, किसी प्रकार का कोई मीडियम नहीं होता है, वो निर्वात होता है। वहाँ इसकी चाल जो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इस चाल से चलता है प्रकाश, इसीलिए लगभग 8-8.5 मिनट का समय जो है वो सूर्य से चलने वाला प्रकाश धरती पर पहुंचने में लेता है। अब प्रकाश की प्रकृति के बारे में हम जानना चाहें तो प्रकाश जो है एक तरह का क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तरंग है। आपको पता ही है जो तरंग होती है वो इस प्रकार चलती है। जैसे मान लो हम विद्युत चुंबकीय तरंग की बात करें तो ये इस प्रकार चलती है। यह है एक विद्युत चुंबकीय तरंग। इसके जो 2 क्रमागत जो ऊपर के जो भाग है, एक ये जो भी है क्रमागत 2 जो आपको ये ऊपर वाले भाग दिख रहे हैं, जो इस लाइन से, इस बेस लाइन से जो ऊपर की ओर दिख रहे हैं, इनको कहते हैं हम श्रृंग। क्या कहते हैं? श्रृंग। जो सींग की तरह ऊपर निकले हुए हैं वो श्रृंग है। श्रृंग का मतलब ही सींग होता है। और नीचे जो इस बेस लाइन से जो नीचे आपको गड्ढे की तरह दिख रहा है उसको कहते हैं गर्त। तो ये गर्त है, यहाँ ये गर्त है, ये गर्त है, ये श्रृंग है, यानी सींग जो ऊपर दिख रहे हैं वो श्रृंग होते हैं। नीचे जो भाग होता है जो अंदर दबा हुआ है उसको गर्त कहते हैं। गर्त यानी गड्ढा है, श्रृंग यानी सींग है। अब 2 क्रमागत जो श्रृंग होते हैं, चाहे 2 क्रमागत जो गर्त होते हैं, क्रमागत यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इनके बीच की जो दूरी होती है उसको दूरी को कहते हैं लैम्बडा। क्या कहते हैं? लैम्बडा, जिसको उल्टा इस प्रकार वाई के रूप में इसको दिखाया जाता है। इस लैम्बडा का मतलब यहाँ होता है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य। अब इससे हमको क्या सहायता मिलती है? इससे तरंग की जो ऊर्जा है उसके बारे में हमको पता चलता है। कैसे? जो तरंग जो होती है हमारी, तरंग की जो ऊर्जा है, तरंग की ऊर्जा वो क्या होती है? इस तरंग दैर्ध्य के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी तरंग की ऊर्जा इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। और लैम्बडा का मतलब यहाँ क्या हो गया? तरंग दैर्ध्य। तो यहाँ तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा, यानी ये दूरी, ये वेवलेंथ बढ़ेगी तो तरंग की ऊर्जा क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा व्युत्क्रमानुपाती में, और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगी, यानी लैम्बडा यानी तरंग दैर्ध्य घटेगा तो तरंग की ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कहने का मतलब देखो, यहाँ लैम्बडा ज़्यादा है। अगर मैं इसी प्रकार की दूसरी तरंग बनाऊँ जिसमें इस प्रकार ऐसे पास में है, तो यहाँ 2 क्रमागत श्रृंग के बीच की दूरी ये वाली लैम्बडा हो जाएगी, तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। तो यहाँ देखो लैम्बडा कम है, यहाँ तरंग दैर्ध्य कम है, तो इस तरंग की जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसकी ऊर्जा क्या होगी? ज़्यादा। ऊर्जा क्या होगी इसकी? ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य क्या है? कम। कैसे? कि 2 क्रमागत श्रृंग के बीच की दूरी क्या है? कम है। तो
अगर ये कम है तो ये ज़्यादा हो जाएगी। तो तरंग दैर्ध्य कम होने के कारण, लैम्बडा कम होने के कारण इस तरंग की जो ऊर्जा है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। और यहाँ देखो दो कर्मागत सुरंग या दो कर्मागत जो आपके गरत है उनके बीच की दूरी जो लैम्बडा है वो क्या है, ज़्यादा है। अगर ये ज़्यादा है तो तरंग की ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम। तो इसकी ऊर्जा, इस तरंग की ऊर्जा यहाँ क्या मिलेगी हमको, कम मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ लैम्बडा क्या है, ज़्यादा है, तरंग दैर्ध्य क्या है यहाँ, ज़्यादा है। अब इसके आधार पर हम एक बात और कर सकते हैं कि जिनका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, कम होता है, उस ऊर्जा जो तरंग होती है उसकी ऊर्जा क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ऐसी तरंगों को कॉस्मिक तरंगों के अंदर रखा जाता है। ऐसी तरंगें जिनका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, कम होता है, लैम्बडा कम होता है, तो ऐसी तरंगों की जो एनर्जी है, ऊर्जा, वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। ऐसी जो तरंगें होती हैं उनको हम कौन सी तरंगों में रखते हैं, कॉस्मिक तरंगों में रखते हैं। कहने का मतलब कॉस्मिक हाई एनर्जी वाली रेज होती है, ज़्यादा ऊर्जा वाली क्या होती है, किरणें होती है। और ये वाली, इसकी मैं बात करूं जहां लैम्बडा ज़्यादा है, अगर तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है तो तरंग की ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसी तरंगों को हम रेडियो तरंगों में रखते हैं, रेडियो तरंगों में रखते हैं। तो रेडियो तरंगों का जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य, वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए उनकी ऊर्जा कम होती है। और जो कॉस्मिक तरंगें होती है उनका जो वेवलेंथ है, जो तरंग दैर्ध्य लैम्बडा है, वो कम होता है, इसलिए उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो ये ज़्यादा खतरनाक है, ये कम खतरनाक है। तो यहाँ प्रति सेकंड होने वाले जो कंपन है, जो इनकी फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, ज़्यादा है। और यहाँ प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है, दूर दूर है, यहाँ पास पास में है। अब नेक्स्ट बात करें हम इसके बारे में, तो हम ट्रिक की बात कर रहे थे प्रकाश की प्रकृति जानने के लिए। तो पहली बात हमको पता चल गई कि जो प्रकाश है वो क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, तरंग के रूप में चलता है। तरंग के बारे में भी हमने जानकारी ले ली। अब ये जो तरंग है इसके बारे में भी हमने बात की, अब इसके बारे में और जानते हैं। तो इसको जानने से पहले, जैसे मान लो हमारे पास ये कोई एक हम लेते हैं, ये प्रकाश का कोई भाग लेते हैं हम, इस प्रकार थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, इस प्रकार। अब इस प्रकाश में किस किस प्रकार की तरंगें होती है, किरणें होती है, उनकी कौन की एनर्जी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है। इधर वाली जो तरंगें आएगी उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे इधर जाएंगे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या बहुत ज़्यादा है इस प्रकार, और धीरे धीरे ये फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, कम होती जाती है। यानी इधर आवृत्ति, प्रति सेकंड होने वाले जो कंपन है वो ज़्यादा है, और इधर प्रति सेकंड जो कम होने वाले जो कंपन है वो क्या है, कम है। तो इधर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या मिलेगी आपको, ज़्यादा, इधर जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या मिलेगी आपको, कम मिलेगी। अब हम एक ट्रिक लिख देते हैं यहाँ, हमारी जो ट्रिक है वो क्या है, इस ट्रिक के माध्यम से ही हम इसको समझेंगे, और ये इम्पोर्टेंट इसका भाग है। ट्रिक है हमारा Gx पर डामर, Gx पर डामर। ट्रिक हमारी क्या है, Gx पर डामर, Gx पर डामर है। अब यहाँ पहले बात करते हैं G की, तो यहाँ ले लेते हैं हम G x। तो यहाँ G का मतलब क्या है, G का मतलब है यहाँ गामा किरणें, गामा किरणें। तो पहली आती है गामा किरणें, जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो तरंग दैर्ध्य कम, तरंग दैर्ध्य कम तो इनकी ऊर्जा क्या होती है, ज़्यादा, यानी कॉस्मिक किरणों की टाइप। x का मतलब होता है यहाँ x किरणें, ठीक है। तो ये तो होगा Gx पर P का मतलब यहाँ है पेरा बैंगनी, पेरा या परा बैंगनी, परा बैंगनी या पेरा बैंगनी किरणें।
जिनको हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट यूवी किरणें, अल्ट्रावायलेट यानी अल्ट्रावायलेट यूवी किरणें। अब आता है यहाँ पर, हो गया पर यानी पेरा बैंगनी है, यहाँ पर का मतलब क्या है, पेरा बैंगनी। डी का मतलब होता है, यहाँ ले लेते हैं डी, और डी का मतलब होता है दृश्य किरणें, दृश्य किरणें, विजुअल रेज। तो विजुअल रेज में कौन आती है, विजुअल दृश्य, जिन किरणों को हमारी आंखें देख सकती है, समझ सकती है। तो इन किरणों को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसलिए ये कौन सी किरणें हो जाएगी, दृश्य किरणें हो जाएगी। इनको हम देख पाएंगे, इनको देख नहीं पाएंगे। अब आता ए, यहाँ ले लेते हैं ए, और ए का मतलब है यहाँ अवरक्त किरणें, और अवरक्त किरणों का मतलब होता है इंफ्रारेड, तो अवरक्त का मतलब, ए का मतलब है यहाँ इंफ्रारेड अवरक्त किरणें। अवरक्त, अव का मतलब ऊपर, रक्त यानी जो हमारा आपका खून होता है। अभी हम बात करेंगे, ये भी आपके समझ में आ जाएगा। अब आती है एम ए, यहाँ ले लेते हैं एम ए। एम ए का मतलब माइक्रो यानी आपकी कौन सी किरणें, सूक्ष्म किरणें, माइक्रोवेव। और लास्ट बच गया हमारा क्या, आर, और आर का मतलब है यहाँ रेडियो तरंगे। अभी मैं बात कर रहा था रेडियो तरंगों की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए इनकी जो ऊर्जा है वो क्या होती है, कम होती है, वेवलेंथ ज़्यादा होने से। और इधर देखो वेवलेंथ कम है, लैम्बडा कम है, इसलिए इनकी ऊर्जा क्या मिलेगी आपको, ज़्यादा, जो कॉस्मिक किरणों के अंदर आता है। अब इस प्रकार आप देख सकते हो, ये मेन स्पेक्ट्रम होता है जिसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में ये बातें आ जाती है, जिसमें ध्यान रखना, जी का मतलब गामा है, अक्स का मतलब अक्स है, पर का मतलब पेरा बैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट जिनको कहते हैं हम, और डी का मतलब दृश्य जिनको हम देख सकते हैं, विजुअल रेज है, ए का मतलब इंफ्रारेड है, अवरक्त किरणें, एम ए का मतलब सूक्ष्म माइक्रोवेव है, और आर का मतलब रेडियो तरंगे हैं। अब विजुअल रेज पे आते हैं एक बार, दृश्य। अब दृश्य प्रकाश जिसको हम देख सकते हैं उसकी बात हो रही है, तो आपको पता है इस प्रकाश को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो नॉर्मली जो प्रकाश है वो हमको कैसा प्रतीत होता है, श्वेत प्रतीत होता है, वाइट दिखता है, लेकिन रियल में वो वाइट नहीं होता है। हमारा जो प्रकाश है वो कितने कलर से मिलकर बना हुआ है, 7 कलर से मिलकर बना हुआ, उसमें 7 रंग है। वो कौन कौन से हैं उसको याद रख सकते हो आप, विबग्योर से, VIBGYOR, विबग्योर। तो ये 7 रंग होते हैं। वी का मतलब है यहाँ वॉयलेट, आई का मतलब है इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, वाई का मतलब येलो, ओ का ऑरेंज, और आर का रेड। अब देखो दृश्य प्रकाश के इधर क्या है, पराबैंगनी, तो इधर दृश्य प्रकाश की शुरुआत कहाँ से हो रही है, वी, वॉयलेट, यानी कौन से कलर से हो रही है, बैंगनी किरणें से। तो पराबैंगनी, जो बैंगनी से जो पहले है, जिनका जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है पराबैंगनी से, इधर वाले की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा, इधर की क्या होगी, कम। तो जिसकी बैंगनी हमारी जो कलर है, बैंगनी रंग का जो प्रकाश है, उससे उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो पराबैंगनी है। तो बैंगनी कलर से जस्ट इधर वाली कौन सी हो जाएगी, हमारी पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणें हो जाएगी, जिनकी ऊर्जा ज़्यादा होती है अल्ट्रावायलेट में। और ये पराबैंगनी किरणें आपको पता ही है हमारी ओजोन परत के लिए घातक होती है। ओजोन परत को ये क्या करती है, उसमें छेद करती है। इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वेवलेंथ कम है, तो इनमें ऊर्जा ज़्यादा है। तो यहाँ ये बैंगनी से जो पहले आ रही है वो पराबैंगनी, इधर देखो रेड, और रेड के बाद जो आ रही है वो अवरक्त है। रक्त का मतलब यहाँ क्या हो गया, लाल। हमारा खून, रक्त कैसा होता है, लाल। तो रेड के बाद जो है वो अवरक्त है। अव का मतलब नीचे होता है, अव उपसर्ग लगा हुआ है, इसका मतलब नीचे, यानी इनकी फ्रीक्वेंसी, रेड की फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी तुलना में क्या है, ज़्यादा है। इधर फ्रीक्वेंसी लगातार घटती जा रही है, तो यहाँ इसकी तो उसकी तुलना में थोड़ी ज़्यादा होगी क्योंकि इधर घट रही है। तो अब यानी कम हो गई है फ्रीक्वेंसी, किससे, लाल किरणों से, तो वो हो जाएगी अवरक्त किरणें। जस्ट बाद में आने वाली अवरक्त हो जाएगी।
और बैंगनी कलर वाले से ज़्यादा है तो वो हो जाएगी परा बैंगनी, परा उपसर्ग लगा हुआ है यहाँ, परा उपसर्ग, परा बैंगनी जिनको बोल सकते हो आप। तो इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है परा बैंगनी किरणों से तो परा बैंगनी, और इनकी कम है तो अवरक्त हो गई। अवरक्त का मतलब यहाँ लाल है। तो ये 7 कलर होते हैं हमारे, विबग्योर सूत्र से आप याद रख सकते हो। तो दृश्य प्रकाश के इधर वाली अवरक्त होगी, इंफ्रारेड होगी क्योंकि रेड के बाद आ रही है, और दृश्य प्रकाश के वॉयलेट कलर से इधर वाली बैंगनी होगी, परा बैंगनी होगा। यानी दृश्य प्रकाश हमेशा ही परा बैंगनी और अवरक्त किरणों के बीच में होगा। अब ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी की बात करें तो लगभग ये 360 नैनोमीटर से शुरू होती है, और हमारा दृश्य प्रकाश की बात कर रहा हूँ मैं, 360 नैनोमीटर से शुरू होती है, लगभग 760 नैनोमीटर तक जाता है। तो दृश्य प्रकाश का जो फ्रीक्वेंसी अगर आपको पूछे कि कहाँ से शुरुआत होकर कहाँ तक रहती है, जिसको हम देख सकते हैं, तो ये 360 नैनोमीटर से इसकी फ्रीक्वेंसी शुरू होती है और लगभग 760 नैनोमीटर तक जाती है। लगभग आप इसको 400 से लेकर 700 तक मान सकते हो, और ये डाटा याद रखना चाहो तो ये रख सकते हो, वरना सीधा सा एक दिमाग में बनाना चाहो तो 400 से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच है वो हमारी कौन सी हो जाएगी, इनकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो 360 से लेकर 760 नैनोमीटर के बीच हमारे दृश्य प्रकाश की क्या होती है, आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी आवृत्ति होती है, नैनोमीटर में होती है यहाँ। अब जब प्रकाश जो हमारा होता है, प्रकाश में क्या होता है, उच्च ऊर्जा के क्या होते हैं, कण होते हैं, मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। प्रकाश में उच्च ऊर्जा के क्या पाए जाते हैं, मॉलिक्यूल्स, कण पाए जाते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं, फोटोन। तो प्रकाश में पाए जाने वाले उच्च ऊर्जा के जो कण होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, फोटोन के नाम से जाना जाता है उनको। और फोटोन में निहित ऊर्जा, फोटोन में निहित ऊर्जा को कहते हैं क्वांटम। क्या कहते हैं, क्वांटम। तो ध्यान रखना, हमारे प्रकाश में उच्च ऊर्जा के कण पाए जाते हैं, मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को तो क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। और फोटोन के अंदर निहित ऊर्जा क्या कहलाती है, क्वांटम कहलाती है। जब फोटोसिंथेसिस होता है, जब प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है, तो CO2 का क्या किया जाता है, अपचयन किया जाता है। तो एक मॉलिक्यूल्स जो आपका एक 1 CO2 का अपचयन करने के लिए लगभग 8 से 10 फोटोन की आवश्यकता पड़ती है। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान CO2 का अपचयन होता है कार्बोहाइड्रेट के अंदर, और उसका अपचयन करने के लिए पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश को अवशोषित करते हैं। तो वो रियल में किसको अवशोषित करते हैं, वो फोटोन को ग्रहण करते हैं। क्यों, क्योंकि 8 से 10 फोटोन को जब वो ग्रहण करेंगे तो वो एक CO2 का अपचयन कर पाएंगे, किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर उसका अपचयन कर पाएंगे। तो फोटोन को ग्रहण करेंगे तो उसमें निहित ऊर्जा उनके पेड़ पौधों के काम आ जाएगी, जो क्लोरोफिल द्वारा वो अवशोषित की जाती है, और वो CO2 को अपचयन करने में, CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करने के काम आती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार ये हमारा हो गया है नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की प्रकृति या विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, जिसको आप GX पर डामर के ट्रिक के माध्यम से बड़ी आसानी से इसको याद रख सकते हो। धन्यवाद। थोड़ी एक छोटी सी त्रुटि हो गई है, थोड़ा उस पर आप ध्यान देंगे। 360 से शुरू नहीं होती है, ये 390 से होता है। दृश्य प्रकाश की जो आवृत्ति आपकी 390 नैनोमीटर, इसीलिए मैं कह रहा था आपको 400 से 700 तक ले जा सकते हो। तो 390 यानी 400 के लमसम ही है, तो ये 390 से 760 नैनोमीटर तक होता है। 390 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर।